नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और हम आज मुद्दे की बात प्रोग्राम में चर्चा करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी के विषय में। आप सभी लोगों को मालूम है कि अभी ये हाल फिलहाल में फिर से चर्चा का विषय हुआ है। तो सबसे पहले हम चर्चा शुरू करेंगे। इसमें महान्यायवादी के विषय में हम तमाम सारी चीजें जानेंगे, जैसे कि इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इनके पास क्या पावर होती हैं, इनके क्या कार्य होते हैं और क्या इनके लिए कुछ सीमाएं यानी लिमिटेशंस हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले हम जानेंगे कि ये चर्चा में है क्यों, ये टर्म चर्चा में क्यों आया है। खबर ये है कि पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जो हैं, इनको फिर से अटॉर्नी जनरल का पद दिया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में अटॉर्नी जनरल की, तो वो हैं के वेणुगोपाल, जो कि 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, यानी कि 15वें महान्यायवादी हैं। ठीक है, अभी हम सारी व्याख्या समझेंगे, लेकिन जो स्टैटिक पॉइंट है उनको पहले समझ लेते हैं कि जो यहाँ पर एजी का मतलब क्या है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, शॉर्ट में इसको एजी कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल। ये के वेणुगोपाल जी हैं, जो कि काफी वृद्ध अवस्था में हो गए हैं, 90 साल से ऊपर की इनकी आयु है और अब ये नहीं चाहते हैं कि इनका टाइम जो है वो एक्सटेंड किया जाए। पहले भी टाइम इनका एक्सटेंड किया जा चुका है, लेकिन अब वो नहीं चाहते हैं कि एक्सटेंड किया जाए। तो अब वो उन्होंने कहा है कि हम 30 सितंबर के बाद अब अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे, यानी कि वो उन्होंने त्यागपत्र देने के लिए सोच रखा है। 30 सितंबर को इनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो 30 सितंबर के तुरंत बाद जो है 1 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं, तो 1 अक्टूबर से नए जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका कार्यकाल शुरू होने की बात हो रही है। और जो नए अटॉर्नी जनरल बनने की जिनकी संभावना पूरी पूरी दिख रही है, वो हैं मुकुल रोहतगी। अगर ये बनते हैं तो ये दोबारा से अपना कार्यकाल संभालेंगे। इससे पहले उन्होंने 2014 से लेकर के 2017 तक का अपना कार्यकाल पूरा किया था और अब जो है ये 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्यरत होंगे। ठीक है, तो वर्तमान में 15वें अटॉर्नी जनरल जो हैं वो के वेणुगोपाल जी हैं और 16वें मुकुल रोहतगी जी बनने की संभावना इनकी दिख रही है, जो कि अभी 14वें भारत के महान्यायवादी भी रहे थे। तो ये तो है खबर जिससे संबंधित होने के कारण ये जो पूरा का पूरा कह सकते हैं टर्म है, ये इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके समक्ष। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि महान्यायवादी पद का अर्थ क्या होता है। मतलब मैंने कहा, आप सब लोग जब कभी भी संविधान से संबंधित चीजें पढ़ें, तो उसके अंदर आने वाली जो शीर्षक होते हैं यानी हेडिंग्स जो होती हैं, उन शीर्षक का यदि अगर आप अर्थ समझेंगे तो आपको उसके अंतर्गत लिखी हुई बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। जैसे इस शीर्षक के बारे में समझते हैं, तो इस शीर्षक को हम 3 भागों में तोड़ सकते हैं। एक शब्द हो गया महा, दूसरा हो गया न्याय और तीसरा हो गया वादी। अगर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे तो क्या शब्द आएगा, महान्यायवादी। इसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो महा का मतलब तो हो गया सबसे बड़ा। ठीक है, महा का मतलब क्या हो गया, सबसे बड़ा। ठीक, न्याय और वादी, इन शब्दों को अगर हम समझें तो न्याय का मतलब जस्टिस से आप निकाल ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं। वादी का मतलब होता है के विषय में बात करने वाला, के विषय में बात करने वाला। ठीक है, तो यहां हमको ये समझना है कि जब हम किसी चीज के विषय में बात करते हैं तो उसके एक तरीके से वक्ता हो जाते हैं, तो वही वादी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम शांति की बात करें, पीस की बात करें, तो हम शांतिवादी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, शांतिवादी। ठीक, इस तरीके से ये वादी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई आतंक की बात करता है, जिसके मन में हमेशा आतंक की बातें आती रहती हैं, जो आतंक को ही फेवर करता हो, तो वो हो गया आतंकवादी। क्या हो गया वो, आतंकवादी। यानी आतंक के विषय में बात करने वाला। विषय में बात करने का मतलब उसकी तरफदारी करना, उस संबंध में। ये नहीं कि अगर हम आतंक के विषय में कुछ बोल रहे हैं तो हम भी आतंकवादी हो गए, ऐसा नहीं। मतलब उसकी तरफदारी करने वाला। शांति की तरफदारी करेगा तो शांतिवादी। इसी तरीके से न्याय की तरफदारी अगर कोई करेगा तो वो न्यायवादी हो जाएगा। इसको साधारण भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं कि ये महान्यायवादी है। जैसे अब न्याय की बात कौन करता है, न्याय की बात यानी न्याय दिलाने की बात कौन करता है, ये आपके एडवोकेट्स करते हैं। ठीक है, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इनको हम लोग
एक तरीके से एडवोकेट भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा एडवोकेट या सबसे बड़ा वकील। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो महान्यायवादी एक प्रकार का वकील होता है। कौन होता है? वकील होता है। और देश में सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है सरकार। ठीक है, तो सरकार का वकील होने के कारण इसको सरकारी वकील के रूप में सबसे बड़ी पदवी मानी जाती है, और इसी वजह से इसके नाम के आगे महाशब्द लगता है। तो अब आपको अब इतने में से ये क्लियर हो गया कि ये भाई साहब जो हैं ये भारत सरकार के वकील हैं। बस सिंपल सी बात ये हो गई। ठीक है, तो ये भारत सरकार के वकील हैं। तो अब हमको इनके बारे में क्या जानना है कि इसके बारे में, इस पद के बारे में व्याख्या कहाँ है, इनकी शक्तियां क्या हैं, क्या इनकी सीमाएं हैं, कैसे इनको वेतन मिलता है, कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं, कैसे रिमूवल होता है, इत्यादि सारी चीजें हमको जाननी है। इनको हम कह सकते हैं भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी। भारत के सबसे बड़े विधि अधिकारी हैं ये। ठीक है, विधि अधिकारी। लेकिन यहां पर हमको ये ध्यान रखना है कि ये भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली कोई नियुक्ति नहीं है। ठीक है, इस तरीके की चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम इसके संवैधानिक प्रावधान को देखेंगे तो इसके लिए जिस अनुच्छेद का इस्तेमाल किया गया है, यानी जिस अनुच्छेद में इनके पद की व्याख्या करी गई है, वो है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में जो भारत का महान्यायवादी है, भारत का महान्यायवादी, ये वाला जो टर्म है ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आर्टिकल नंबर 76 में देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 76 में। और अनुच्छेद 76 जो है वो संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भाग 5 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आप राष्ट्रपति भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी भाग 5 के अंतर्गत, यानी संघ के अंतर्गत, यानी द यूनियन जो टाइटल है, भाग 5 का टाइटल क्या है? द यूनियन। ठीक, इसके अंतर्गत हम लोगों को ये पढ़ना होता है। तो एक तो बात ये हो गई, अनुच्छेद 76 से संबंधित पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और इसकी जो व्याख्या मैंने आपको यहां पर बताई है, महान्यायवादी कौन होता है, ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। अब एक एक करके बाकी चीजों को भी जानते हैं, जैसे कि इसकी नियुक्ति के विषय में जाने। इनकी नियुक्ति कौन करता है? अगर ये प्रश्न उठे कि नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति करने का काम जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों को मालूम होगा कि राष्ट्रपति अपने सारे कर्तव्य जो है वो जब अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होते हैं या कोई कार्य इस तरीके का कर रहे होते हैं, नियुक्ति इत्यादि का भी जब कार्य कर रहे होते हैं, तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो सरकार का गठन होता है, मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है, उससे सलाह लेकर के किसी एक व्यक्ति को बनाया जा सकता है क्या? भारत का महान्यायवादी। अब क्योंकि ये भारत सरकार के लिए काम करता है, ठीक है, वो भारत सरकार के लिए काम करते हैं, तो भारत सरकार जिन्हें चाहती है उन्हें महान्यायवादी बना देती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अपॉइंटमेंट, इस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट या इस पद पर बैठने वाले व्यक्ति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन इसका सजेशन जो है वो कहां से आता है? इसका सजेशन मंत्रिपरिषद की तरफ से आता है। ठीक है, तो नियुक्ति कौन करेगा, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। लेकिन कौन सा ऐसा व्यक्ति है, किस योग्यता वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा? अगर ये वाला प्रश्न आपके मन में बन रहा हो तो इसकी योग्यता ठीक वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है, न्यायाधीश बनने की योग्यता। तो जो योग्यता आपको भारत का न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता मिलती है, वही योग्यता आपको किस चीज के लिए भी चाहिए? भारत के महान्यायवादी बनने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। और जब भी भारत के नागरिक की बात आए तो आप यहां ध्यान रखेंगे, सिर्फ भारत का नागरिक शब्द का इस्तेमाल होगा, कुछ और नहीं। अब कह दिया जाए एक व्यक्ति ऐसा है जो भारत के बाहर पैदा हुआ है, एक ऐसा भारतीय जो भारत के बाहर पैदा हुआ है, क्या वो भारत का महान्यायवादी बन सकता है? या फिर क्या वो न्यायाधीश बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का? तो बिल्कुल बन सकता है। तो कहने का मतलब ये कि भारत का नागरिक होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जन्म से ही भारत का नागरिक हो तभी वो भारत का मतलब कह सकते हैं महान्यायवादी या कोई भी पद ग्रहण करे, ऐसा कुछ नहीं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिंपल सी बात। दूसरा, क्योंकि यहां पर न्यायाधीश बनने की योग्यता की बात करी गई है,
तो आप सब लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, हाई कोर्ट्स में वकील के तौर पर, या फिर इससे पहले अगर मान लेते हैं इससे भी श्रेष्ठ योग्यता है किसी की, अथवा लगा करके अगर इससे भी श्रेष्ठ योग्यता है, जैसे कि 5 वर्षों का हाई कोर्ट्स में, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्षों का न्यायाधीश यानी कि जज बनने की अगर कैपेबिलिटी है या योग्यता है, ठीक है। और एक और पॉइंट हो सकता है, राष्ट्रपति की दृष्टि में क्या है, वो एक योग्य विधिवेत्ता हो। क्या हो? विधिवेत्ता का मतलब क्या होता है? विधि का जानकार। तो अगर कोई व्यक्ति विधि का जानकार है, भले ही उसके पास में ये इनमें में से कोई योग्यता ना हो और ये वाली योग्यता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से उसे महान्यायवादी भी बनाया जा सकता है। तो ये तो यहां पर हमने आपको बता दिया कि इनकी नियुक्ति जो है वो कैसे होगी, कौन करेगा। ठीक, तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। योग्यता ये होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब अगर हम इनके कार्यकाल की बात करते हैं कि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है उसका कार्यकाल कितना होगा, तो मैंने कहा ये सरकार के लिए काम करेगा। तो मुख्य तौर पर ये तब तक बने रहते हैं जब तक सरकार चाहती है। अब अगर सरकार नहीं चाहती है कि ये बना रहे तो ये व्यक्ति अपना त्यागपत्र दे देगा। तो कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। एक टर्म होगा यहां पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करने का मतलब, इसका मतलब क्या है? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा से, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं। और प्रेसिडेंट कब तक चाहेंगे? जब तक मंत्रिमंडल चाहेगा। ठीक है, जब तक कौन चाहेगा? मंत्रिमंडल चाहेगा। तो मंत्रिमंडल की इच्छा से राष्ट्रपति कार्य करेंगे और राष्ट्रपति जब कह देंगे तो ये अपना त्यागपत्र दे देंगे। तो एक तो ये हो गया कार्यकाल के बारे में कोई निश्चित सीमा नहीं। तो इस आधार पर जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक कार्य करेंगे। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि जो व्यक्ति अटॉर्नी जनरल के पद पर बैठा है वो व्यक्ति स्वयं अगर त्यागपत्र देना चाहे तो दे सकता है। तो ये स्वयं त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? ये स्वयं भी त्यागपत्र देंगे तो राष्ट्रपति महोदय को ही देंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है इनके त्यागपत्र को एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है इनके कार्यकाल के विषय में। कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक, क्यों निश्चित नहीं है? क्योंकि ये जस्ट एक सजेशन के थ्रू जो है अपॉइंट किए जाते हैं और सरकार के लिए कार्य करते हैं, तो सरकार के हिसाब से ही चलते हैं। एक बात यहां पर और है, सामान्यतः एक चीज और यहां पर यूज होती है। मान लेते हैं कि मंत्रिपरिषद ने क्या कर दिया, मंत्रिपरिषद ने त्यागपत्र दे दिया है, तो इसका मतलब सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। इसका मतलब किसने दे दिया? सरकार ने अपना त्यागपत्र दे दिया, या मंत्रिपरिषद बदल गई। तो मंत्रिपरिषद यदि अगर त्यागपत्र दे देगा तो इसी मंत्रिपरिषद के रिकमेंडेशन से तो ये अपॉइंट हुए थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि अब अगर वो मंत्रिपरिषद नहीं रही तो हो सकता है कि ये भी ना रहे। तो ऐसी स्थिति में भी ये त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक, यानी कि नई सरकार में नए अटॉर्नी जनरल आ जाते हैं। अगर नया सरकार आता है और वो पुराने अटॉर्नी जनरल को कंटिन्यू रखना चाहे तो रख लेंगे उनके मंत्रिपरिषद की सलाह से। इसे एक अलग बात है, सामान्य स्थिति यही होती है कि त्यागपत्र दे देते। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। और अगर हम पारिश्रमिक की बात करते हैं तो इनके पारिश्रमिक जो है उसको भी परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में। इसकी भी परिभाषित नहीं किया गया, यानी संविधान में ये नहीं कहा गया कि कितना मिलेगा, बल्कि इसके लिए ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति तय करेंगे कि इनको कितना पारिश्रमिक मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो संबंधित हो गया अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल और उनके पारिश्रमिक से संबंधित। अब अगर हम भारत के महान्यायवादियों के कार्य की बात करें, भाई ये अपॉइंट होते हैं तो ये वकालत करते हैं सरकार की तरफ से, सरकार के वकील हैं। तो ये जो सरकार के वकील हैं तो क्या करेंगे?
किस तरीके से कार्य करेंगे, कब काम करेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप स्वयं अपने लिए किसी वकील को अगर अपॉइंट करते हैं तो सबसे पहला आप वकील क्यों रखते हैं, क्या जरूरत होती है वकील रखने की, कानूनी सलाह लेने की, क्योंकि सभी व्यक्तियों को कानून की ठीक जानकारी नहीं होती या उस पर सही तरीके से चर्चा करके अपने मसले हल करवाने की सभी को जानकारी नहीं होती। इसलिए आप किसी न किसी विधि के जानकार व्यक्ति को अपने लिए अपॉइंट करते हो किसी केस में, किसी मैटर में। तो इसी तरीके से जब सरकार को विधि संबंधी किसी प्रकार की सहायता चाहिए होती है तो उनकी सहायता करने के लिए जो सरकारी वकील है, वो सरकारी वकील कौन है, वो है भारत के महान्यायवादी। ठीक है, तो इनके कार्यों की बात कर लेते हैं और फिर इनकी शक्तियों की बात करेंगे। सबसे पहले कार्य की बात करते हैं। ये कौन है, भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देंगे। किसके कहने पर, राष्ट्रपति के कहने पर, तो राष्ट्रपति के कहने पर ये सरकार को विधि संबंधित जो विषय हैं उस पर सलाह देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, हाँ या नहीं? एक तो पॉइंट ये क्लियर हो गया। तो देखिए, विधि संबंधित मामलों पे सलाह देंगे क्योंकि ये सरकारी वकील हैं। मतलब ये नहीं है कि सरकार के लिए अपॉइंट हुए हैं और आप मान लेते हैं सरकार के तौर पर बैठे हुए हैं। अब आप सरकार के तौर पर बैठे तो अपने निजी मसले क्या इनसे सॉल्व करा सकते हैं, सरकारी पद के व्यक्ति हैं अगर ये, तो ऐसा यहां पर नहीं किया सकता। तो यही यहां पर कहा गया है, सरकार को विधि संबंधी विषयों पर ये सलाह देंगे। वो भी कब देंगे, जब राष्ट्रपति कहेंगे। तो राष्ट्रपति तो कह ही देंगे, सिंपल सी बात है। दूसरा है विधिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्य, यानी कि कानूनी तौर पर अगर कोई दूसरे कर्तव्य, ऐसे कर्तव्य हैं सलाह के अलावा, सलाह देने के अलावा कोई भी दूसरे कर्तव्य, यानी ऐसे जो भी कर्तव्य जो विधिक रूप से दिए जा सकते हैं एक अटॉर्नी जनरल को, वो कर्तव्य यदि अगर राष्ट्रपति की तरफ से इन्हें सौंपे गए हैं तो इनको उन कार्यों में भी सहायता या सलाह देनी पड़ेगी जैसे कि ये सौंपे गए। इसके अलावा संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त कृत्यों को भी ये निर्वहित करेंगे, यानी इनके लिए अगर संविधान में कोई दूसरे कार्य जोड़ दिए जाएं बाद में अमेंडमेंट के थ्रू या फिर जो भी हो, तो उन कर्तव्यों का भी ये निर्वहन करेंगे। तो ये तो हो गई एक दो तीन अर्थों में बात यहां पर। अब जरा देखिए, जो पहला वाला पॉइंट यहां पर लिखा है, फर्स्ट वाला जो पॉइंट लिखा है, इसमें लिखा है भारत सरकार को विधि संबंधित विषयों पर सलाह, और किसके कहने पर, राष्ट्रपति के कहने पर। तो राष्ट्रपति किस तरीके के मामले इनको हैंड ओवर करता है या राष्ट्रपति किस तरीके के मामले इन्हें देता है कि भाई इसमें सलाह दीजिए, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं फिर वापस आएंगे यहां पर। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जा सकने वाले जो कार्य हैं वो क्या हैं, वो हैं भारत से संबंधित या भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश होना। यानी कि भारत सरकार के कोई मामले हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो भारत सरकार की ओर से ये सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होंगे एज अ वकील। ठीक है, एज अ अटॉर्नी जनरल। आपने कई सारी खबरें सुनी होंगी कि अटॉर्नी जनरल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया, तो अटॉर्नी जनरल ही वो कह रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके अलावा अनुच्छेद 143 जो है ये राष्ट्रपति की उस शक्ति को रिप्रेजेंट करता है जिसमें राष्ट्रपति को यदि अगर किसी मामले में, जैसे कोई लोकहित का ही मामला हो या कोई भी ऐसा मामला जो संविधान की व्याख्या से संबंधित जुड़ा हो, तो किसी मामले में यदि राष्ट्रपति को किसी कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है तो वो कानूनी सलाह वो किससे मांगता है, वो अटॉर्नी जनरल से मांगता है। तो ये आर्टिकल 143 में लिखा हुआ है। तो उसी की शक्तियों के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत ही राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो राष्ट्रपति खुद थोड़ी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने के लिए। तो राष्ट्रपति को जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह की आवश्यकता पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट उस मामले में क्या सलाह देना चाह रहे हैं, तो वो सलाह लेने देने के लिए यही मीडिएटर का काम करते हैं। तो ये आर्टिकल 143 का पावर भी यहां पर यूज हो रहा है राष्ट्रपति की तरफ से। इसके अलावा सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में कोई सुनवाई अगर चल रही है, कोई भी सरकार से संबंधित मामला है और उस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सुनवाई चल रही है, उच्च न्यायालय में कोई सुनवाई चल रही, तो उस सुनवाई का अधिकारी कौन होगा, ये व्यक्ति होगा। और इस तरीके के कार्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहां पर बताए कि विधि विषयों पर सलाह वगैरह दी जा सकती है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं महान्यायवादी के कर्तव्यों से संबंधित या उनके कार्यों से संबंधित। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट और है, आर्टिकल नंबर 88, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 जो है वो इसे इस बात का अधिकार देता है कि ये संसद में उपस्थित हो सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकते हैं, उस तरह से जैसे एक संसद का सदस्य उपस्थित होता है, बट इन्हें वोट डालने का अधिकार वहां पर नहीं होता।
तो इन अधिकारों की बात यहां पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भारत के महान्यायवादी के अन्य अधिकार क्या हैं, जैसे कि अदालत में सुनवाई का अधिकार। तो कौन से अदालत में? भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में के अंतर कहीं पर भी कोई भी प्रकार की अदालत की सुनवाई में बैठने का अधिकार जो है वो इनका है, चाहे वो राज्य की अदालत हो चाहे वो केंद्र की अदालत, उससे मतलब। ठीक है, तो ये किसी भी अदालत में बैठ करके सुनवाई करने के अधिकारी होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर होती है। इस नाते आप इन्हें जुडिशरी का मेंबर तो मान ही रहे हैं, ये न्यायपालिका के सदस्य हैं, है ना। न्यायपालिका के कार्य मतलब न्यायपालिका जैसे कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन दूसरा पावर यहां पर जरा देखिए, संसद में बैठक से संबंधित भी इनके पास अधिकार है। कैसे कैसे अधिकार हैं? मसलन संसद के सदन, संसद के सदनों में, या फिर संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, संसद के सदनों की जो संयुक्त बैठक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके बताइएगा कि संसद के संयुक्त बैठक के बारे में व्याख्या आपको किस अनुच्छेद में मिलती है। तो संसद के सदनों की संयुक्त बैठक जो है उसमें भी बैठने का ये अधिकारी होते हैं। इसके अलावा संसद की कोई समिति है, संसदीय समिति जिसे कह सकते हैं, संसद की कोई समिति की बैठक है, समिति की जो बैठक है उसमें भी बैठने के ये अधिकारी होते हैं। लेकिन क्या ये अब इन जगहों पर बैठता कौन है? जो सांसद होते हैं, पर ये तो सांसद है नहीं। सांसद तो यानी सांसद मतलब संसद में जो सदस्य चुन करके आता है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा जिनको मनोनीत किया जाता है। तो ये व्यक्ति सांसद नहीं है, लेकिन इन्हें अधिकार है संसद के सदनों में और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का। कार्यवाही में क्या कर सकते हैं? ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मसलन कोई भी चीजों को, जैसे अन्य सदस्य अपने मुद्दे रखते हैं, बात करते हैं, सजेशंस देते हैं, वैसे ये भी कर सकते हैं। लेकिन जब सदनों में किसी भी प्रकार से किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है तो उस चर्चा में पार्टिसिपेट होने के बाद यदि अगर उस पर वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो वोट डालने की प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि संसद में वोट केवल वही व्यक्ति डाल सकता है जो उस सदन का व्यक्ति हो। यहां तक कि एक सदन के व्यक्ति दूसरे सदन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन अपने सदन में ही सिर्फ वोट डाल सकते हैं, दूसरे सदन में नहीं। तो उसी तरीके से ये भी वोट नहीं डाल सकते, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, ये सदनों में वोट नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते। ये आपको ध्यान रखना है, ये सीमा है, लिमिटेशन है एक तरीके का। भत्ते एवं विशेषाधिकार जो है इनको उसी प्रकार के मिलते हैं जैसे एक सांसद को मिलते हैं, जैसे एक सांसद को मिलते हैं, उसी प्रकार से सदन के सदस्यों की तरह इनको वेतन भत्ते का विशेषाधिकार मिलता है। अब जब हम मर्यादाओं की बात कर रहे हैं तो लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, अर्थात देख सकते हैं कि जब विधायी जो कार्य हैं, एक तरीके से आप देख रहे हैं ये जो हैं कहीं ना कहीं न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है उसको जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या यूं कह सकते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी की तरह ये कार्य कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। पर इस तरीके से आप देखें तो इनके पास में बहुत सारी पावर्स भी आपको समझ में आ रही हैं। तो किन चीजों का लिमिटेशन है? जैसे कि जब कभी भी कोई भी मामला भारत सरकार के खिलाफ हो और इनसे सलाह मांगी जा रही हो तो ये उस सलाह में शामिल नहीं होंगे, उसके विश्लेषण में शामिल नहीं होंगे। ये पॉइंट ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस करने का इनको अधिकार होता है। अब प्राइवेट जब आप प्रैक्टिस करते हो तो मान लेते हैं कि आप सरकार के अटॉर्नी जनरल नियुक्त हैं और अभी आपको सरकार ने कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी है, तो ऐसे में आप फ्री हैं, तो आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उस प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान मान लेते हैं कोई ऐसा मामला आया जिसमें आपको भारत सरकार के खिलाफ बोलना पड़ा, या फिर उसके खिलाफ आपको कोई सलाह या कोई भी एनालिसिस करके देना पड़ा, तो आप ये नहीं कर सकते क्योंकि उस समय आप अपॉइंटेड हैं। तो ये पॉइंट आप नहीं कर सकते हो, ये मना है यहाँ करना। तो ये एक लिमिटेशन है कि प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान भी आप ये काम नहीं करेंगे क्योंकि सरकार के आप वकील हैं। दूसरा, सरकार की ओर से पेश होने वाले मामलों पर टिप्पणी। क्या सरकार की ओर से पेश होने वाले कोई भी ऐसे मामले होंगे तो उस पर भी आप टिप्पणी नहीं करेंगे। ठीक है,
उस पर भी टिप्पणी आप नहीं कर सकेंगे, भले ही आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो। मतलब सरकार के हैं तो सरकार का ही बन के रहना पड़ेगा, भले ही चाहे अलग रह रहे हो तब भी। इसके अलावा आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति का बचाव आप तब तक नहीं करेंगे जब तक सरकार से इसकी अनुमति ना मिली हो। सरकार से अनुमति जब तक ना मिल जाए, जब तक ना मिल जाए, जब तक अनुमति नहीं मिल जाती तब तक आप किसी भी आपराधिक मामले में किसी भी व्यक्ति का बचाव करने के लिए नहीं आएंगे। मतलब वकील हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बचाव करने चले जाएंगे, सरकार ने ऐसा करने को कहा होगा तब आप करेंगे। इसके अलावा किसी भी काउंसिल का यानी कि परिषद का या किसी भी कंपनी के निदेशक का पद यानी कि डायरेक्टर का जो पद है, वो डायरेक्टर का पद जो है वो आप ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि सरकार ने इसकी परमिशन ना दी हो। ठीक है, जब तक कि सरकार ने इसकी परमिशन ना दी हो। इसके अलावा सरकार के किसी मंत्रालय या किसी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम या वैधानिक संगठन को भी आप अपनी सलाह नहीं देंगे जब तक कि कानून या विधि जो मंत्रालय है, विधि मंत्रालय से जब तक आपको इस चीज को करने का आदेश ना मिला हो, जब तक आदेश ना मिला हो। तो जब आदेश मिला हो तब ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा आप ये भी नहीं कर सकते। तो इन पॉइंट्स को आपको समझना चाहिए कि ये लिमिटेशन है। आप ये सब, वैसे तो एक व्यक्ति जो है, जो एडवोकेट है, वो कहीं का भी निदेशक का पद ग्रहण कर सकता है, किसी भी मामले में अपनी सलाह दे सकता है, उसका काम ही सलाह देना होता है। लेकिन किन मामलों में ये सलाह नहीं दे सकते, जब ये अटॉर्नी जनरल होते हैं तो वो ये मामले यहाँ पर लिखे, इन मामलों पर आप सलाह नहीं दे सकते भाई। और क्यों ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आते, गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है, गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है, इसलिए ये अपनी निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किए जाएंगे, अर्थात ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि जैसे एक वकील होता है अपनी प्रैक्टिस करता है, वैसे ये भी कर सकते हैं, तब तक जब तक इनको सरकार ने काम न दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इनका जो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर समझ में आए होंगे। अब चलिए अंत में समझ लेते हैं कुछ प्रश्न, और इन प्रश्नों का उत्तर, यदि अगर आपको पूरा ये जो मैंने बताया है, ये सारे पॉइंट्स अगर आपको समझ में आए हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी के पद की बात की गई है? आपको वो आर्टिकल बताना है कि वो आर्टिकल कौन सा है जिसमें महान्यायवादी की बात करी गई। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार के महान्यायवादी के बारे में असत्य है, जो महान्यायवादी के बारे में सही नहीं है? आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं। देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है या सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। वह इस पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तय हैं, या जब केंद्र सरकार बदल जाती है तो इसे भी अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। आपको बताना है कौन सा गलत है इन चारों में से। ठीक है, ये चार हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और आराम से इसके प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक प्रश्न मैंने आपको दिया है जो कि आप मेंस की आंसर राइटिंग के लिए, मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप कर सकते हो। और ये प्रश्न है, महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार है और वकील है, इस पर चर्चा करिए, यानी इस पर कोट लिखिए 250 शब्दों में, और इसे आप लिख करके भेज सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम पर जो कि है t.me, या फिर आप सीधे जो है विरद दुबे 01 पर जाकर के सर्च करके बता सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर भेज सकते हो। ठीक है, तो आज के इस मुद्दे की बात प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले किसी दूसरे प्रोग्राम में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।